जनरल कुछ साइन और सिम्टम सीजर के, कि जब सीजर किसी पेशेंट में आता है तो क्या क्या जनरल साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। सीजर के साइन और सिम्टम। अब तुम बताओ, अभी तक अपन ने देखा है टोनिक स्टेज देखी थी, क्लोनिक स्टेज देखी थी अपन ने, इसके अलावा एएनएस पीएनएस सेंसरी का सारा कुछ देखा था, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले स्टिफनेस ऑफ बॉडी हो सकता है क्या, इसके बाद में पेन हो सकता है क्या, पेन के बाद में वो अपनी क्लींस पूरी फिस्ट क्लींस कर लेगा, या ओरल कैविटी है इसको क्या कर लेगा, क्लींस कर लेगा जबड़े को, तो क्या होगा क्लींस जो एंड हैंड्स, ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाइपर सलाइवेशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। हाइपर सलाइवेशन के अलावा और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही थी पेशेंट के अंदर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। जैसे ओरा को अगर अपन ले में पहले प्रीड्रोमल स्टेज है, तो प्रीड्रोमल स्टेज के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा था अपने को, डिप्रेशन, एंजाइटी, लिथार्जी, कंफ्यूजन, एब्नॉर्मलिटी इन स्लीप, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो यही तो साइन और सिम्टम है पेशेंट में। अब अपन इक्तस वाली स्टेज में चलते हैं तो ये चीजें अपने को देखने को मिलती है इक्तस वाली स्टेज। और क्या देखने को मिल सकता है अपने को, टंग बाइट पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। फिर पोस्ट इक्तल स्टेज के अंदर क्या था, एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा था, पेशेंट इमोशनल हो रहा था, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा था, पेशेंट इमोशनल हो रहा था, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है पेशेंट में। क्या देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकता है। एक क्राई होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, वो जनरली आती है बॉडी के स्टिफनेस होने की वजह। जब बॉडी स्टिफ होती है तो पेशेंट बहुत जोर से चिल्लाता है, जब वो चिल्लाता है तो उस कंडीशन में क्राई आती है, उसको कहते हैं डार्क्राइटिस इन सीजर, ठीक है, डार्क्राइटिस सीजर कहते हैं। आ गया समझ में, ये इंपोर्टेंट चीज है। तो ये कुछ जनरल साइन और सिम्टम थे सीजर के। अब अपन देखते हैं कि सीजर के ट्रिगर फैक्टर क्या क्या है। अपने कोज देखे, कोज के अलावा ट्रिगर और कौन कौन सी चीजें हैं जो सीजर को ट्रिगर करवा सकती है। तो सीजर को ट्रिगर करवाने का फैक्टर है, उसका निमोनिक क्या है, स्टॉप सीजर, सीजर को रोकना है। जो चीजें ट्रिगर करवा रही है उन चीजों से अगर दूर रखेंगे, या उन चीजों को कहीं ना कहीं अपन सप्रेस करवा देंगे, या उन चीजों में ख्याल रखेंगे, मेंटेनेंस रखेंगे, तो सीजर स्टॉप होगा या नहीं होगा। तो ट्रिगर से याद रखना है स्टॉप सीजर। एस फॉर होता है स्ट्रेस। भाई अपन ने साइन और सिम्टम में ही देखा था, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है पेशेंट लंबे समय से, वो भी ट्रिगर कर सकता है सीजर को। टी फॉर ट्रोमा, ट्रोमा अपन ने देखा ही, चोट लग गई तो छोटे बच्चे हैं, साइकिल चलाते हैं जनरली बच्चे, घुटनों पैरों में उनके कितना ख्याल रखते हैं उनके माँ बाप, हेलमेट लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं, भाई गिर नहीं जाए, गिर जाएगा तो सर में लग जाएगी, सर में लग जाएगी तो ट्रोमा की वजह से अपन ने हेमाटोमा देखा था कि नहीं देखा था, तो उस हेमाटोमा की वजह से भी क्या हो सकता है, सीजर आ सकते हैं। ओवर एक्सर्शन, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वजन उठाना है और एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को दुख देना है। जनरली अपन क्या देखते हैं, तुमने देखा होगा जिम के अंदर जो डेड लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, उसने अपनी श्रद्धा से ज्यादा उठा लिया, बहुत ज्यादा वजन है ना, वो उठा लिया उसने। उठाने के बाद में क्या होता है, बॉडी का सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्रेन के अंदर सप्लाई कम हो जाती है। तो जैसे ही वो रखता है, कभी कभार एक्सेसिव वजन उठाने की वजह से पेशेंट गिर जाता है। पेशेंट क्या होता है, गिर जाता है, तो वो भी तो सीजर ही है। भाई सीजर था कि नहीं था, एटोनिक सीजर था। टोन के अंदर क्या बोला था, जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर स्टिफनेस ही आए, जरूरी नहीं है बॉडी की स्टिफनेस आने के बाद में ही जर्की मूवमेंट आए। तो कभी कभी पेशेंट खड़ा है, खड़े खड़े वो गिर गया, तो ये भी एक प्रकार का सीजर है। तो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो आगे की तरफ गिर सकता है या वो पीछे की तरफ गिर सकता है। तो ये भी एक टाइप का सीजर है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाली एक्टिविटी नहीं करनी। प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो उसमें खासकर ध्यान रखें, रेगुलर फॉलोअप चेकअप करवाने, बीपी चेक करवानी, अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं दवाइयां देनी। सीजर आ रहे हैं या कुछ ऐसा है तो उसके लिए
मैग्नीशियम सल्फेट ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो बीपी जब कंट्रोल होगी तो कहीं ना कहीं सीजर भी कंट्रोल में आने का चांस रहेगा, सीजर नहीं आएंगे। बीपी बढ़ने की वजह से एक्सेसिव सीजर देखा था अपन ने, पर्स नाम का सीजर देखा था। कौन से पर्स नाम की एब्नॉर्मलिटी देखी थी? पोस्टीरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम देखा था। तो बीपी ज्यादा हो जाएगी, प्रेगनेंसी में वैसे ही बीपी ज्यादा हो जाती है, जनरली उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्लीप लॉस। ये अपन ने प्रोड्रोमल स्टेज में देखा था भाई, बहुत ज्यादा लंबे से कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ज्यादा। रशिया में कहीं एक बार काफी समय पहले एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये, जब हॉलीवुड की मूवियां देखते हैं ना अपन, तो उनके अंदर जैसे आयरन मैन बना दिया किसी के एक्सपेरिमेंट करके थोर बना दी, किसी को एक्सपेरिमेंट करके स्पाइडरमैन बना दी। तो वैसे क्या कर रहे थे, एक बार उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लोगों को सोना नहीं है, इनको 1 महीने तक सुलाना नहीं है पेशेंट, खिलाओ पिलाओ, सोने नहीं देना बिल्कुल भी। तो वो 2, 3, 4, 5 दिन तो निकाल लेता, 8-10 दिन होते हैं तो बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। एबनॉर्मल हो जाता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। 20-25 दिन बाद में तो ऐसी हालत हो गई उसके अंदर, वो साइकेट्रिक हो जाता है पेशेंट, उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग होने लग जाती है, उसको सीजर आने लग जाती है। तो लंबे समय से अगर सोते नहीं है, एबनॉर्मल है स्लीप पैटर्न, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, बॉडी के अंदर सीजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपन देखते हैं जनरली जब हमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सोडियम का, कैल्शियम का, इसके अलावा मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी, मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज, इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो गया, इंसुलिन का लेवल, तो ये मेटाबॉलिक कारण है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज सही नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज के अंदर एब्नॉर्मलिटी आएगी तो फिर से सीजर आने के चांसेस रहेंगे। इलनेस, फीवर, इलनेस में कोई बुखार आ गया मान लो, इलनेस में अपन अगर बुखार देखें तो हाई सीजर आता है हाई स्टेज के बाद में, तो फीवर भी ट्रिगर करवा सकता है सीजर को। इसके बाद में जेड है विजुअलाइजेशन डिस्टर्बेंस एंड साउंड, वही उसकी ओरा वाली स्टेज, एबनॉर्मल साउंड सुन रही थी उसको, इसके बाद में डिस्टर्बेंस हो रहा था विजुअलाइजेशन का, ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन हो रहा था, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा था। तो ये चीज अगर हो रही है तो ये भी क्या कहीं ना कहीं लंबे समय से चल रही है तो क्या कोज करवा सकती है, सीजर लीड करवा सकती है। यू फॉर अंडर मेडिकेशन। अंडर मेडिकेशन का मतलब क्या है, अगर किसी को एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां चल रही है, मान लो मेरे को एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां चल रही है और उसका डोज कम दिया, जब डोज कम दिया, पहले तो दवाइयां दे क्यों रहे हो, दवाइयां क्यों दे रहे, सीजर नहीं है। अब जब डोज कम है तो डोज कम भी तो ट्रिगर करवा सकता है ना सीजर को। 100 mg देनी थी, 50 mg दी है, तो सीजर बहुत ज्यादा नहीं आके सीजर के आने के चांसेस है या नहीं है। तो अगर अपन ने अंडर मेडिकेशन, पेशेंट को चल रही थी दवाई और वो दवाई का डोज कम दिया या भूल गए दवाई का डोज देना, रात को देनी थी रात को नहीं दी, तो क्या हो सकते हैं, उसको सीजर आ सकते हैं। इसलिए डोज चेक करते रहना चाहिए, थेराप्यूटिक लेवल उसका क्या करते रहना चाहिए, चेक करना चाहिए ब्लड का। आज फॉर रिड्यूस, रिड्यूस से भी बहुत बढ़िया है रेस्ट्रिक्ट एल्कोहल, उसको दारू पीने के लिए मना करना है, मत पी, क्योंकि लंबे समय से अगर वो दारू पीता रहता है तो क्या होता है, खाना नहीं खाएगा, हैवी अल्कोहल पीगा, एक एक बोतल खाली कर रहा है, पता नहीं किसकी खुशी, महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने हो गए, 2 साल हो गए, बहुत ज्यादा पी रहा है, खाना नहीं खाएगा तो विटामिन B1 की कमी होगी, थायमीन की। और थायमीन का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज का काम था एनर्जी का। जब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर एनर्जी ब्रेन में नहीं मिली तो समस्या है। फिर से दूसरा B1 का काम क्या था, B1 का काम था कहीं ना कहीं नर्व कंडक्शन इंपल्स जनरेट करवाने का, वो नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से भी सीजर आने के चांसेस है। तो पेशेंट को, और जो अगर यूज करता है तो एल्कोहल, उसका एल्कोहल का भी क्या करवाना है, रेस्ट्रिक्शन करवाना। आ गया समझ में। अब अपन इसके बाद में चलते हैं सीजर के डायग्नोसिस के ऊपर। क्या देखते हैं अपन सीजर के डायग्नोसिस का। जनरली सीजर का डायग्नोस कैसे करेंगे भाई, एक तो हो सकता है क्या पता किसी पेशेंट को सीजर आ रखा है तो उसके पहले से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही होती है। कौन सी चल रही होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, AED कहते हैं, या तो उसको AED चल रही होती है। जब AED चल रही होती है उसके बावजूद भी सीजर आ रहे हैं उसको, इसका मतलब क्या है भाई, कहीं ना कहीं डोज है उसका, जो थेराप्यूटिक लेवल है वो बॉडी में कम है भाई, असर नहीं कर रही है, यही तो है। जैसे पहला डायग्नोसिस देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को सीजर की हिस्ट्री थी, जिसको अगर सीजर की हिस्ट्री है तो उसका अपन AED का जो थेराप्यूटिक लेवल है वो क्या करेंगे, ड्रग का वो असेस करेंगे भाई, कितना थेराप्यूटिक लेवल है दवाई का, वो असेस करेंगे। वो असेस करने के बाद में 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है अपने को। एक तो अगर उसका लेवल डिक्रीज है, उसका जो थेराप्यूटिक लेवल है डोज का वो क्या है, डिक्रीज। जैसे अपन फेनोटोइल मानते हैं, फेनेटोइल नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज इसका 10 से 20 माइक्रोग्राम पर DL होता है। कितना होता है, mcg पर DL में 10 से 20।
अगर 10 से 20 उसकी ब्लड में रेंज है तो इसका मतलब है वो दवाई सही से काम करेगी। जो उसके एबनॉर्मलिटी थी, जिसको सही करने के लिए दवाई दी जा रही थी, वो दवाई सही काम करे। अगर लेवल 10 से कम आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो काम नहीं करेगी। जब 10 से कम आ गया मतलब अगर डिक्रीज है थेराप्यूटिक लेवल, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ानी पड़ेगी या नहीं बढ़ानी। और डोज बढ़ाने से या तो वो सही हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि भाई नहीं, थेराप्यूटिक लेवल भी उसका नॉर्मल है। जब थेराप्यूटिक नॉर्मल है लेवल, उसके बावजूद भी उसको समस्या आ रही है, तो उस कंडीशन में भी अपने को क्या करनी है, एक बार का डोज थोड़ी सी बढ़ा के देखनी। सही हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर फिर भी सही नहीं होता तो उसके बाद में क्या करते हैं अपन, असेस कोजेस। भाई कोजेस को असेस करना है, किसकी वजह से उसको सीजर हो रहा था, वो चीजें देखनी। अब अपन कोजेस की तरफ चलते हैं सीजर के। अगर पेशेंट में इफ नो हिस्ट्री ऑफ सीजर, पेशेंट के अंदर सीजर की कोई हिस्ट्री नहीं थी, पहली कंडीशन में क्या था, पेशेंट के सीजर था, तो उसको अपन थेराप्यूटिक लेवल दवाई का देखना है। लेवल कम था तो डोज बढ़ानी है, और लेवल कम नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी सीजर आ रहा है, फिर भी अपने को क्या करनी है, उसकी डोज बढ़ानी है। फिर भी अगर समस्या आ रही है तो अपने को कोज देखना है कि किसकी वजह से हो रहा है। अब देख रहे हैं नो हिस्ट्री ऑफ सीजर, हिस्ट्री ऑफ सीजर नहीं है तो अपन कोज असेस करेंगे। तो कोज क्या हो रहे थे अपने, विटामिन डी करके कोज थे। तो वी में देखते हैं अपन वेस्कुलर कोज। वेस्कुलर कोज थे, उसके अंदर क्या क्या करना था अपने को, कौन कौन से थे वेस्कुलर कोज, भाई आर्टरी रप्चर हो रही थी, बीपी वगैरह वगैरह, इसीमिया वगैरह हो रहा था। ओवरऑल कंडीशन क्या बता रही है, ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं खून हेमरेज वगैरह से। तो ये कैसे देख सकते हैं अपन, इनका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, सीटी एमआरआई कर सकते हैं अपन, लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, एक एक कोज के अकॉर्डिंग कौन से वाले कोज का कौन सा डायग्नोसिस करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। दूसरा देखते हैं अपन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो रहा था, जैसे मेनिंजाइटिस हो रहा था, एंसेफेलाइटिस हो रहा था, ब्रेन एब्सेस हो रहा था। इनको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन पहले देखते हैं कल्चर ब्लड का। अपन लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं। लंबर पंक्चर करेंगे तो अपने को सीएसएफ के अंदर प्रोटीन, बैक्टीरिया, ग्लूकोज, शुगर वगैरह ये सारी कंडीशन दिख जाएंगी। अपन क्या कर सकते हैं, और भाई ये के लिए ऊपर वाले डायग्नोस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भाई सीटी एमआरआई कर सकते हैं अपन, सीटी और एमआरआई कर सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। आगे यहाँ तक समझ। ट्रोमा है, ट्रोमा की कंडीशन में क्या क्या हो रहा था, उसको सब एरेक्नोइड, सब ड्यूरल हेमरेज हो रहा था। तो हेमरेज को वापस असेस करने के लिए सीटी एमआरआई करते हैं। ऑटो इम्यून कोज, ऑटो इम्यून कोज में जैसे एसएलई था, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, तो उसमें क्या होता है, 3 प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है अपने ब्लड के अंदर, 3-4 प्रकार की अलग अलग एंटीबॉडीज बनती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अपन ब्लड के अंदर भाई एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियस एंटीबॉडी देख लेंगे, क्योंकि क्या बताया था एसएलई में क्या होता है, जैसे धूप आई, विटामिन डी आया, उसकी वजह से एनवायरमेंट की वजह, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, सेल के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। जो सेल होती है, सेल के अंदर डीएनए मटेरियल टूट जाता है, तो टूटेगा तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको, तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो अपने को ब्लड में उसकी असेस करनी है। तीसरा अपन देखते हैं मेटाबॉलिक कोज। मेटाबॉलिक कोज के अंदर क्या क्या देखते हैं अपन, भाई B1 की कमी से हो रहा था या नहीं हो रहा था। जब B1 की कमी है तो भाई B1 का लेवल चेक करेंगे तो अपने को कम दिखेगा ब्लड में। ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे पेशेंट का, तो ग्लूकोज की वजह से अगर हो रही है तो ग्लूकोज का लेवल कम दिखेगा या ज्यादा, कम दिखेगा। ग्लूकोज के अलावा और क्या था, अपन RFP कर सकते हैं क्या, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि बिलीरुबिन, वो NH, सोडियम, वो सोडियम क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बाहर नहीं निकल पा रहा था, ये ज्यादा इकट्ठा हो रहा था किडनी के डैमेज होने की वजह। अपन LFT कर सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, T3, T4 का लेवल चेक कर सकते हैं क्या, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसका असेस कर ले। एक होता है BMP, क्या होता है BMP, BMP का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। BMP का मतलब क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। अब इस BMP के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, जनरली ग्लूकोज हो गया, अपन उसका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका भी असेसमेंट करते हैं इसके अंदर। आगे समझ में, उसके इलेक्ट्रोलाइट और ये ग्लूकोज, उसके ब्लड काउंट वगैरह, ये सारी चीजें देखते हैं। एक होता है CMP।
सीएमपी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। सीएमपी का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। सीएमपी किसको कहते हैं? सीएमपी कहते हैं बीएमपी प्लस आरएफपी प्लस एलएफपी। ये अगर चीजें अपन करते हैं तो इन चीजों को कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं? सीएमपी कहते हैं। तो इसके अंदर जब बीएमपी कर रहे हैं तो बीएमपी कर रहे हैं तो जनरली उसका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी पता करेंगे अपन। उसके अलावा अपन इसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे, क्योंकि किडनी आ गया, लीवर है तो लीवर के प्रोटीन वगैरह अपन असेसमेंट करेंगे। तो लगभग सीएमपी के अंदर 14 प्रकार की जांचें करी जाती है। बॉडी के 14 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उनकी जांचें करी जाती है। किसके अंदर की जाती है? सीएमपी के अंदर। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, लीवर के प्रोटीन और इसके रीनल फंक्शन टेस्ट के और भी बहुत सारी चीजें। तो ओवरऑल कितने प्रकार की जांचें करी जाती है उसके अंदर? 14 प्रकार की। तो ये सारी की सारी चीजें मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कौन सी वाली चीज की वजह से एब्नॉर्मलिटी होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक है, सीजर आ रहा है, उसको आ रहा है, पता नहीं किस कारण से आ रहा है। तो जनरली बीमारी किसकी है? डिसऑर्डर किसका है? ब्रेन का है। तो ब्रेन का डिसऑर्डर जनरली कैसे चेक करेंगे? सीटी एमआरआई से। आ गया समझ में? नियोप्लास्टिक कोज है तो नियोप्लास्टिक कैंसर की कंडीशन है तो बायोप्सी कर देंगे अपन, पता चल जाएगा। क्या करते हैं अपन? बायोप्सी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सीटी। कहाँ की? अगर लंग्स के हैं तो सीटी थोरेक्स, सीटी एब्डोमेन और सीटी पेल्विस। ये जनरली अपन सीटी स्कैन करते हैं भाई थोरेसिक कैविटी का, उसके अंदर नियोप्लास्टिक कोष तो नहीं है। एब्डोमेन कैविटी के अंदर था तो एब्डोमेन सीटी करते हैं। और पेल्विक कैविटी के अंदर अगर किसी प्रकार की नियोप्लास्टिक कंडीशन है तो उसका जांच करने के लिए अपन ये करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स मतलब जो दवाइयां पेशेंट ले रहा है उन दवाइयों को चेक करना है। उन दवाइयों को चेक करना है कि कौन कौन सी दवाइयां हैं और उन दवाइयों की वजह से अगर आ रहा है तो अपने को वो दवाई रोकनी है। वो दवाई अपने को क्या करनी है? स्टॉप करनी है। फिर फर्दर उसको डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है। आ गया समझ में? एक और लास्ट में क्या बचा हुआ था? ई बचा हुआ था। ई के अंदर क्या देख रहे थे? एक्लेम्शिया, मतलब प्रेगनेंसी वाली कंडीशन देख रहे थे। तो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन देख रहे थे तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसके अंदर यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, बीटा एचसीजी का लेवल टेस्ट कर सकते हैं अपन। तो कंफर्म करने के लिए, प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन को कंफर्म करने के लिए यूरिन यूपीटी करते हैं। उसके अलावा बीटा एचसीजी करते हैं। ये बीटा एचसीजी एक प्रकार का हार्मोन है जो सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी के बाद में। ट्रोपोब्लास्ट, साइक्लोट्रोपोब्लास्ट है, उनसे वहां से सीक्रेट होता है। ये कंफर्म बता देता है कि हाँ ये बीटा एचसीजी का सीक्रेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इस कंडीशन में भी अपने को और क्या करना है? फॉलो रूटीन चेकअप करवाना है, उसकी बीपी चेकअप करवानी, और उसको बीपी वाली कंडीशन में अपन कौन सी दवाई देंगे? अगर इस कंडीशन में एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है, उसको बीपी है, सीजर आ रहा है, तो जनरली अपन MgSO4 देते हैं। अपन कौन सी दवाई देते हैं उसको? MgSO4। आ गया यहाँ तक समझ में? ये सीजर के जनरल कोजेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका डायग्नोसिस सीजर का देखें तो नेक्स्ट अपन देखते हैं EEG। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे अपन ECG पढ़ते हैं, ECG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें भी 2-3 रहती है। एक तो रहता है ग्राफी। ECG में देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसका मतलब तो वो टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसका मतलब क्या है? वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ग्राफ का मतलब होता है प्रोसीजर, कैसे कर रहे हैं अपन। ग्राफ का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? कि किसके द्वारा कर रहे हैं, जो मशीन है। आ गया समझ में? ये टेस्ट है, मतलब क्या है? ये टेस्ट है। कैसे करेंगे? करने का तरीका, प्रोसेस, वो क्या है? ग्राफ और ग्राफी। किससे करेंगे? क्या, कैसे, किससे। तो ये क्या चीजें हैं? ग्राम, ग्राफ और ग्राफी के अंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है? ग्राम है, तो ECG एक प्रकार का टेस्ट है, EEG एक प्रकार का क्या है? टेस्ट है, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं? ब्रेन के अंदर। ECG में अपन हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स देख रहे थे। ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स देखने होते हैं अपने को, वो किसके थ्रू देखते हैं? अपन EEG के थ्रू देखते हैं। इसके अंदर जनरली क्या होता है? EEG के अंदर लगभग 25 इलेक्ट्रोड
25 इलेक्ट्रोड क्या किए जाते हैं, फोरहेड पे, यहाँ पूरे स्कल के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। 25 इलेक्ट्रोड क्या किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। अलग अलग लोब के अंदर डिवाइडेड रहते हैं। इसका फ्रंटल का हो गया, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल लोब का हो गया। जनरली एक यहाँ लगाते हैं, वो सारे कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। इसके बाद में अपन इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लगाते हैं। फिर एक लाइन रहती है जो बीच में से डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। तो जेड से अपन करते हैं कि बेस लाइन है, एक जेड लगाते हैं अपन, सी जेड, पी जेड और ओ जेड करके। जेड का मतलब है बेस लाइन, ये बेस लाइन है। तो फ्रंटल होता है एक सेंट्रल होता है और एक ओसिपिटल होता है। इन तीन को डिवाइड करवाने के बाद में यहाँ पे लगा। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरली डेंड्राइट से जो आती है उनको रीड आउट करती है। कहाँ की इलेक्ट्रिकल इंपल्स ईईजी रीड आउट करती है, डेंड्राइट से आनेगी। क्योंकि क्या होगा, न्यूरॉन अंदर की तरफ है जहाँ कोर्टेक्स है, जैसे ये अपन ने बनाया है, ठीक है, ये अपन डीप एरिया देखते हैं। ये ऊपर सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ऊपर वाला स्कल वाला एरिया। तो यहाँ पे अगर कोई न्यूरॉन है तो यहाँ से एक 5 करके एरिया होता है, 5 करके ना, उसका जो न्यूरॉन होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके डेंड्राइट यहाँ तक फैले हुए रहते हैं, बहुत ऊपर स्कल के। तो अपन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं ऑल ओवर स्कल के, तो वो इन डेंड्राइट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैच करता है और कैच करने के बाद में रीडिंग देता है। जनरली इसके अंदर वेव्स देखी जाती है। क्या देखी जाती है, वेव दो प्रकार की कंडीशन में देखते हैं अपन, एक तो वेक के कंडीशन में और एक स्लीप की कंडीशन में। ईईजी अपन सीजर की कंडीशन में कर सकते हैं, अपन स्लीप स्टडी होती है पेशेंट को उस कंडीशन में कर सकते हैं, स्नोरिंग खर्राटे ले रहा है कोई पेशेंट उस कंडीशन में भी अपन कर सकते हैं। ओवरऑल क्या देख रहे हैं अपन, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो रहे हैं, उनको अपन कैच करते हैं, पढ़ते हैं और उनके बाद में अपन डायग्नोज करते हैं। एक अवेक और स्लीप। अवेक वाली स्टेज में भी एक तो फुल अवेक होता है, क्या होता है, फुल अवेक, और एक के अंदर थोड़ा बहुत मतलब आंखें बंद है उसकी, नो फुल अवेक। तो इसमें क्या देखा जाता है, वेव देखी जाती है। वेव होती है 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। कौन कौन सी वेव होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। और वेव की इनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। एफ और क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या चीज है, वेव। वो तो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है, इनकी भी तो फिर दो सिचुएशन होगी। अब स्लीप है तो स्लीप के अंदर भी लाइट स्लीप और डीप स्लीप। अब हेवी कौन कह रहा है, लाइट मतलब लाइट है तो उसका अपोजिट हेवी होगा जीवन में, लाइट और हेवी। डीप स्लीप, देखो ओवरऑल अपन क्या देख रहे हैं, वेव क्यों देखी जाती है, ब्रेन जब काम करता है तभी तो वेव जनरेट होगी। भाई ब्रेन काम करेगा तभी तो, जब ब्रेन काम ही नहीं कर रहा तो वेव जनरेट होगी क्या। तो डीप स्लीप है, तो डीप स्लीप के अंदर जाकर वेव जनरेट होगी क्या, वेव जनरेट होगी। तो उसके अंदर जो सबसे ये वाली अपन डेल्टा वाली देखते हैं, और सबसे अच्छी वाली वेव किसके अंदर जनरेट होगी, अपन देखते हैं फुल अवेक वाली वेव। मतलब ये कॉन्शियस रहता है, ये अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, काम करता है, तो काम करेगा तो वेव बहुत ज्यादा दिखेंगी। तो बहुत ज्यादा वेव दिखती है B4 बहुत ज्यादा, B4 बीटा वेव। आ गया समझ में। तो इसका अपन कभी ईईजी पढ़ेंगे, जब लास्ट में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पढ़ेंगे तो कंप्लीट ईईजी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ईईजी ये वेव कैसे बनती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे असेस करते हैं। अभी अपन देख रहे हैं सीजर का डायग्नोसिस। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ईईजी करते हैं, और ईईजी के अंदर अपन क्या देखते हैं, वेव देखते हैं वेव वाली कंडीशन में, स्लीप वाली कंडीशन में। और वेव 4 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। और वेव की भी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, कितनी फ्रीक्वेंट है। बहुत ज्यादा है तो अगर बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो यू वेव दिखेगी अपने को, ज्यादा काम नहीं कर रहा तो अपने को यू वेव दिखेगी। आ रहा है समझ में। ये ऐसी वेव दिख रही है, इसका मतलब क्या है, भाई एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है तभी तो इतनी सडन इंपल्स जनरेट हो रहा है। ये वेव दिख रही है मतलब इंपल्स नहीं जनरेट। आ गया समझ में।